welcome to Chetan Bharat Learning. In this video, we are going to cover the current affairs related to social issues जो कि पिछले हफ्ते 9th अक्टूबर से 15th अक्टूबर वाले पीरियड में न्यूज़ में रहे हैं. सबसे पहले let us have a look at the issues that we'll be covering in today's video. एक आर्टिकल आया था हिंदू में रिगार्डिंग क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन ई-लर्निंग कि काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोलिफरेट कर चुके हैं इन द लाइट ऑफ कोविड. कोई करिकुलम में उनके यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल आया था, हम वो कवर करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, तो इसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन देखेंगे. देन देयर वाज अ रिपोर्ट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे. एंड लास्ट एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग द कामधेनु दीपावली अभियान. राष्ट्रीय कामधेनु मिशन ने ये अभियान स्टार्ट किया है. क्या है ये अभियान, इसके बारे में हम देखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, the quality and uniformity in the online education. In light of the COVID pandemic, we have seen that lot many online educational institutions have cropped up. हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, अपना उसका करिकुलम है. कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है जो उसे रेगुलेट कर रही है. जैसे स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ एक कंट्रोलिंग बॉडी एग्जिस्ट करती है. लेट्स से सीबीएसई एग्जिस्ट करता है, एनसीईआरटी द्वारा दिया गया बुक्स हैं, करिकुलम है, या हायर लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन वाले लेवल पे एआईसीटीसी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट कर रहा है. तो कुछ कंट्रोलिंग बॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं जो करिकुलम डिसाइड करती हैं, उस करिकुलम के अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाया जाता है. लेकिन अब ये जो ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोवाइडर्स क्रॉप अप हो रहे हैं, कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इनके कंटेंट को रेगुलेट कर रही है. पर्टिकुलरली ये जो प्रॉब्लम है एक्यूट है, जो ऑनलाइन प्रोवाइडर्स उस एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड की जा रही थी. जैसे स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसका इक्वलेंट जो ऑनलाइन फील्ड में अवेलेबल है, क्या उसके करिकुलम को रेगुलेट किया जा रहा है? क्या उसका कोई करिकुलम जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जा रही है? एज ऑफ टुडे ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई बॉडी नहीं एग्जिस्ट करती है जो ये काम कर रही हो. तो उस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर अ गवर्निंग बॉडी टू लुक इनटू दीज मैटर्स. ये गवर्निंग बॉडी क्या करेगी? ये गवर्निंग बॉडी एज अ नोडल इंस्टीट्यूशन एक्ट करेगी जो इंश्योर करेगी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ई लर्निंग कंटेंट हो रहा है. जो डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम के अकॉर्डिंगली कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ द कंटेंट फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज उसे मॉनिटर किया जा रहा है एंड कंपेयर किया जा रहा है उसे फॉर्मल करिकुलम में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके साथ. यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम अक्रॉस द कंपनीज. अब मल्टीपल क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोवाइडर कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोवाइडर कुछ और कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर्मल स्कूल्स कुछ और ही प्रोवाइड कर रहे हैं या कर रहे थे पहले. तो इस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए. जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है अगर वो यूनिफॉर्म होगा, अगर वो स्टैंडर्डाइज होगा, तो बच्चे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर माइग्रेट भी करते हैं तो उन्हें कोई ऐसा ये नहीं लगेगा कि हम एक नई सी दुनिया में आ गए हैं, कि जो हम वहाँ पढ़ रहे थे वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बस टीचर्स का डिफरेंस है या पढ़ाने के तरीके में कोई डिफरेंस होगा. इस तरह से ऐसा ऑल टुगेदर नई दुनिया वाली फीलिंग नहीं आएगी. मतलब एक कंफर्ट जो होता है कि हम जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ पढ़ रहे हैं उसके टीचर के साथ हमारा कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. Then ensure continuity in education when students move to e-learning from the regular classroom and vice versa. अब ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव करें, ऑनलाइन से ऑफलाइन मूव करें, तो अगेन जैसे जो चीज़ हमने डिफरेंट ऑनलाइन प्रोवाइडर्स के केस में डिस्कस की थी वो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन भी ट्रू है. कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव करें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ तो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, या आप ऑनलाइन से इवेंचुअली ऑफलाइन में शिफ्ट करेंगे. जैसे ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल क्लासेस की अगर हम बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ने के बाद आप वापस स्कूल्स में जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वहाँ तो मैं अलग करिकुलम पढ़ रहा था, यहाँ मैं अलग करिकुलम पढ़ रहा हूँ. तो इन चीज़ों को एड्रेस करें. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिगार्ड इज इंश्योरिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर ऑल. ऑफलाइन एजुकेशन में कि क्या एक ड्रॉबैक होता है कि इसके साथ हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अवेलेबल है.
ऑनलाइन का ये पॉजिटिव है कि बहुत कम प्राइस में आप ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना बेटर है, ईजियर है ऑनलाइन के केस में, ऑनलाइन एजुकेशन के केस में। देन एक्सेसिबिलिटी, कहीं भी दुनिया में बच्चा हो वो एक ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर का कंटेंट एक्सेस कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज कंटेंट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, अफोर्डेबल कंटेंट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करना इस गवर्निंग बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे एंड तभी बच्चे इस न्यू मीडियम से प्रॉपरली फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग दी यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन एज फार एज दी ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड। Next, very important, there was a news item, of course, that you know that the Nobel Peace Prize for this year was given to World Food Program। यूनाइटेड नेशंस का ये ह्यूमैनिटेरियन आर्म है जो कि वर्ल्ड ओवर 88 कंट्रीज में ह्यूमैनिटेरियन फूड एड प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड 88 कंट्रीज में एंड मोर देन 200 मिलियन लोगों को ये फूड एड प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं रोम में एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1961। वन थिंग यू मस्ट कीप इट इन माइंड, लाइक आप लोगों ने शायद फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, FAO के बारे में सुना हो। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम FAO। FAO वर्क्स इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। दिस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ FAO बट इट इज अंडर UN umbrella only. It is the humanitarian arm of United Nations that works in the field of providing food aid to the needy people. It works in the field of eradicating hunger and malnutrition. अब इस context में why this was given the Nobel Peace Prize? Peace is intimately linked to hunger. Like the first president of FAO, Food and Agricultural Organization, in 1940s, he said this statement: peace is impossible with the empty stomachs. If the people would be hungry, अगर उन्हें खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, जैसे हम कहते हैं hungry man is an angry man, कि अगर लोगों के पेट में खाना ही नहीं है तो वो खाने के लिए, एक्सेस टू फूड के लिए आपस में लड़ाइयाँ करेंगे। तो इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल वर्ल्ड, अ कन्फ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड, द फूड सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। यही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी यही एजेंडा है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है फूड सिक्योरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी, दे गो हैंड इन हैंड। You cannot have one without the other. So recognizing this thing, this organization was given this year's Nobel Peace Prize. The World Food Program, something more about its aims and objectives. Primarily, it works to eradicate hunger and malnutrition from the world. And this is also a sustainable development goal too. End hunger by 2030. This is the SDG 2, and this ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू अचीव दिस SDG। इन जनरल SDG तो हमने चलो अभी 2015 में ये अडॉप्ट किए हैं, उससे पहले से ये काम कर रही है टू इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन टू द एक्सटेंट के इवेंचुअली इन फ्यूचर फूड एड की ज़रूरत ही ना पड़े। ये फूड एड सप्लाई करती है, अपने आप को ही रिडंडेंट करने में इसके एफर्ट्स बहुत अच्छा है। ये एक एम होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, आज मैं फूड एड प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली हम चाहते हैं कि ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करे कि फूड एड देने की ज़रूरत ही ना पड़े। इरेडिकेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन not only provides food aid to war, conflict and disaster-torn countries, but it also works to address issues like child mortality, improve maternal health and combat diseases like HIV, AIDS and such like things. And now in light of COVID also, it is working tirelessly to provide food to the needy people. Despite the fact कि कोविड की वजह से आपको पता है कि सारा सप्लाई चेन खराब हो गया, कि जो फूड सप्लाईज वगैरह जानी है वो सारा नेटवर्क
नेटवर्क डिसरप्ट हो चुका है, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन फूड एड प्रोवाइड करने के लिए टायरलेसली काम कर रही है। प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जैसे ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कन्फ्लिक्ट ऑन एरियाज में, जैसे अफ्रीका में ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रही हैं, तो हंगर को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया जाता है कि एक ट्राइब सप्लाई चेन्स खराब कर देगी कि दूसरी ट्राइब के एरिया में फूड ही ना पहुंचे, जो फूड सप्लाईज आनी है फूड सप्लाईज को उस एरिया में पहुंचने ही नहीं देती, ताकि वहां के लोग मर जाएं एंड देन इवेंचुअली वो जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, उसमें उनका अपर हैंड आ जाए। तो इस कंटेक्स्ट में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्क्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। कोविड पेंडेमिक की वजह से वर्ल्ड हंगर या वर्ल्ड पॉवर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, ये वर्ल्ड बैंक की भी इस कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट आई थी एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी इस कंटेक्स्ट में प्रिडिक्ट कर चुका है कि एक हंगर पेंडेमिक हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ कोविड पेंडेमिक, बिकॉज कोविड पेंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, जो सप्लाई चेन्स वगैरह हैं, फूड प्रोक्योरमेंट, फूड स्टोरेज एंड फूड आगे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा जो नेटवर्क है ये डिसरप्ट हो चुका है। हेल्थ वर्कर्स कोरोना के कारण डिफरेंट फील्ड्स, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं एंड जो सारा सप्लाई नेटवर्क है इस वजह से फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि एक हंगर पेंडेमिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया है। ये कह रहे हैं कि 2020 में देयर वॉज एन 82% इंक्रीज इन द केसेज ऑफ एक्यूट हंगर, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो गए। 2019 में जितने एक्यूट हंगर केसेस थे 2020 में उससे ऑलमोस्ट डबल, 82% इंक्रीज है एक्यूट हंगर केसेस का। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में ये बोला है कि अराउंड 150 मिलियन पीपल हैव बीन पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बिकॉज ऑफ COVID pandemic, because they have been left jobless, they have been left at their homes because of the quarantine, and they have not been able to gather economic resources sufficient for their survival, sufficient for their maintenance. So around 150 million people have been pushed into extreme poverty. So this is you can say the general impact of COVID pandemic on the state of hunger and poverty on a global scale. Now moving on to our next topic, Supreme Court has questioned National Commission for Protection of Child Rights on child repatriation. Actually, this commission, NCPCR, it had asked 8 states to repatriate the children who are living in the child care institution। जो इन स्टेट्स में 8 स्टेट्स में, कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ हम देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड मेघालय। इन 8 स्टेट्स में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे चिल्ड्रन को हाउस कर रहे हैं जो आइदर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं या चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड अटेंशन, किसी भी XYZ कारण की वजह से ये चाइल्ड होम्स में रह रहे हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं। ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को NCPCR ने डायरेक्ट किया था इन 8 स्टेट्स में कि ये बच्चों को रिपैट्रिएट कर दें अपनी फैमिलीज़ को, कि कोविड वाला सीन चल रहा है। वाई रिपैट्रिएशन? बिकॉज NCPR फील्स के इन लाइट ऑफ द कोविड सिचुएशन बच्चे अगर अपने घरों में रहेंगे, ग्रो अप करेंगे, तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बेटर होगा इंस्टेड ऑफ चाइल्ड केयर होम्स में वो रहें। अब ये तो NCPCR ने ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। ये स्टेट्स, कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम देख लें। ये जो 8 स्टेट्स हैं ये अकाउंट करती हैं फॉर अबाउट 70% ऑफ द चिल्ड्रन इन द चाइल्ड केयर होम्स। पूरे इंडिया में जितने बच्चे चाइल्ड केयर होम्स में रह रहे हैं 70% तो सिर्फ इन स्टेट्स में रह रहे हैं। अब ये NCPCR ने बोला कि रिपैट्रिएट कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ पासिंग अ ब्लैंकेट ऑर्डर, कि आपने बोल दिया कि ये सारे स्टेट्स के सारे जो बच्चे चाइल्ड केयर होम्स में रह रहे हैं इन्हें आप अपने घरों में, रिस्पेक्टिव घरों में भेजो, आप केस टू केस बेसिस पे इस चीज़ को क्यों नहीं एनालाइज कर रहे? क्योंकि कोई कारण है कि ये बच्चे चाइल्ड केयर होम्स में प्रेजेंट है। वो हो सकता है, जैसे आपको पता है कि बच्चों को
किसी अगर चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने कोई लॉ वायलेट किया हो, इवन अगर उन्होंने एज हीनियस अ क्राइम एज मर्डर भी किया हो, उन्हें रेगुलर जेल में नहीं भेजा जाता, उन्हें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है। तो कोई कारण था कि ये बच्चे चाइल्ड केयर होम्स में रह रहे हैं। हो सकता है किसी के घर, दूसरी कैटेगरी ऑफ बच्चों की अगर बात करें, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड अटेंशन। अब इनके घर में कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेट्स से कि ऑर्फन्स थे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, इसलिए इन बच्चों को हमने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखा। कोई कारण था कि ये बच्चे इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, एंड देन उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, देन उनकी हेल्थ नीड्स, उनकी फूड नीड्स का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए कि एक पर्टिकुलर बच्चे को घर भेजना है या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में ही कंटिन्यू करना है। तो ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर क्यों पास किया है एनसीपीसीआर ने? इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। वो कह रहे हैं कि केस टू केस बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे आप एनालाइज करो कि क्या बच्चे को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में ही रखना चाहिए या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से रिपेट्रिएट कर देना चाहिए, फैमिली वाले इन्वायरमेंट में फैमिलीज को दे देना चाहिए। तो एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पेरेंट्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी ये केस चल रहा है, तो let's see what decision comes out. And then, but we can study a few factual information, few facts regarding the NCPCR. ये 2007 में ये नेशनल कमीशन फॉर्म किया गया था अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. दिस कमीशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड इसका मैंडेट क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग दिस मिशन। ये कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि हमारे देश में जितने भी लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों के कंटेक्स्ट में, बच्चों के वेलफेयर के कंटेक्स्ट में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अलाइंड है। मतलब हम कोई भी हमारे देश के जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन चाइल्ड राइट्स को वायलेट ना करें, ये यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स को वायलेट ना करें। जैसे उदाहरण के तौर पे यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड कहता है कि चाइल्ड कौन है, चाइल्ड इज एनीवन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज। हमारे देश में मल्टीपल लॉज एग्जिस्ट करते थे। किसी लॉ में चाइल्ड डिफाइन था कि 14 ईयर्स ऑफ एज तक का बच्चा चाइल्ड होता है, किसी लॉ में डिफाइन था कि 18 ईयर्स तक का बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। अब ये इस कमीशन का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि आपका कोई भी देश में जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स को वायलेट ना करें। जैसे अभी रिसेंटली लेबर लॉज में चेंज आया कि 14 से 18 वाला, हमारे लेबर लॉज के तहत 14 ईयर्स का बच्चा चाइल्ड होता है, उसके बाद चाइल्ड लेबर वाले लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते थे पहले। इवेंचुअली उन लेबर लॉज को अमेंड किया गया था, एंड एज ऑफ टुडे द पर्सन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज इज कंसिडर्ड, मतलब टिल 18 ईयर्स ऑफ एज अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ चाइल्ड। तो इस तरह की चीज़ें एनसीपीसीआर की डोमेन में आती हैं। देन लास्ट हमारा टॉपिक कामधेनु दीपावली अभियान बाय दी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये क्या है? हमारे देश में फॉर द वेलफेयर ऑफ काउस ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एग्जिस्ट करता है, जो कि 2019 में बना था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इस कमीशन का, इस आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? इट वॉज फॉर्म्ड एज एन एपेक्स बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, किस कंटेक्स्ट में, कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिजिनस काउस, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउस क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जो गौशालास वगैरह हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए नेशनल कामधेनु आयोग बनाया गया था लास्ट ईयर 2019 में। अब इस आयोग ने क्या कहा है कि कामधेनु दीपावली अभियान स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि ये काऊ प्रोडक्ट्स का, काऊ डंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें या पंचगव्य प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, सो दैट दे कैन हैव अ ग्रीन दिवाली। उसका ट्विन बेनिफिट्स होंगे। एक तो ग्रीन दिवाली तो है ही है कि इट वुड बी बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट, अगर हम
लेट्स से कि मिनरल्स का इस्तेमाल किए बगैर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, ये डेयरी फार्मर्स को भी, डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को भी इनकरेज करेगा कि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल दियाज मेड ऑफ काउ डंग, अगर हम इन दियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देश के लिए अदरवाइज भी बेटर है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बेटर है, एंड ये डेयरी फार्मर्स को भी इनकरेज कर रहा है, उनके एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर रहा है। पंचगव्य टर्म इस्तेमाल किया गया है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ दिस मिशन एज वेल एज इन द जनरल कंटेक्स्ट ऑफ काउज एंड द काउ प्रोडक्ट्स। तो ये पंचगव्य प्रोडक्ट्स क्या आते हैं? एक तो काउ यूरिन, काउ डंग, मिल्क, ये तो 3 डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी काउ। 2 हैं डिराइव्ड प्रोडक्ट, पंचगव्य में 5, 2 कौन से बचे? एक कर्ड अगेन डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क एंड घी अगेन डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये 5 प्रोडक्ट्स को हम बोल रहे हैं पंचगव्य प्रोडक्ट्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज ऑल एज फार एज दिस वीक्स करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सोशल इश्यूज वर कंसर्न। आई होप you would have enjoyed the video. That's all as far as this video is concerned. Thank you and take care.